नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मारवाड़ी कॉलेज, भागलपुर। आज आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं कैप्सूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इकोनोमेट्रिक्स विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर इन इकोनॉमिक्स फॉर द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थमिति के बारे में बात करेंगे, खास करके यूजी के जो थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं, पीजी के विद्यार्थी हैं और नेट के विद्यार्थी हैं। दोस्तों, हम लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में ढेर सारे पेपर हम लोग पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट। तो ऐसे ही एक पेपर यह भी है, और ख़ास करके जो ग्रामीण इलाकों से विद्यार्थी आते हैं और जो हमारे कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर यह पेपर अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है, और वहाँ के विद्यार्थी ये इस विषय को पढ़े बगैर हमारे जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीजी भी कर लेते हैं, तो बाद में उनको कठिनाई होती है नेट वगैरह करने में। तो आइए बात करते हैं कि ये क्या विषय है और इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन अराइज दैट व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, क्या है, अर्थमिति क्या है। तो इसको लेमैन लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक मेजरमेंट, आर्थिक माप। आर्थिक माप कैसे होगा ये बताता है हमको कौन, इकोनोमेट्रिक्स। दूसरा डिफिनेशन एक लिखा हुआ है, इकोनोमेट्रिक्स में बी डिफाइंड एज द सोशल साइंस इन विच द टूल्स ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिकल इन्फ्लुएंसेस आर अप्लाइड टू द एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक फिनोमेना। कोई भी जो आर्थिक घटना घटती है, हम लोग इकोनॉमिक्स में ढेर सारे थ्योरी पढ़ते हैं, चाहे वो पब्लिक फाइनेंस का हो, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो किसी भी विषय पेपर का हो, तो उसमें जो घटनाएं घटती हैं उसको हम इकोनॉमिकली मेजर कर सकें, किसकी सहायता से, इकोनॉमिक थ्योरी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। ये जो तीन चीज़ें हैं, इसकी सहायता से इसको लागू करके यदि हम ये विश्लेषण कर पाएँ किसी आर्थिक घटना का, तो उसको इकोनोमेट्रिक्स कहता है। ऐसा कौन कहा, आर्थर एस गोल्डबर्गर, ये जो इकोनॉमिक थ्योरी इस बुक में उन्होंने कहा। इसके बाद एक डिफिनेशन है कि इकोनोमेट्रिक्स में भी डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एक्चुअल इकोनॉमिक फिनोमेना। जो आर्थिक जो घटनाएं घटती है उसका एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है इकोनोमेट्रिक्स करता है, ऑन द कंकरेंट डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी ऑब्जर्वेशन रिलेटेड बाय एप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये दो तीन बातें इसमें समझ में आ रही हैं कि इकोनॉमिक्स का मेजरमेंट करना है, और मेजरमेंट किसके सहायता से करना है, दो तीन चीज़ें आ रही हैं। एक इकोनॉमिक थ्योरी आ रहा है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस आ रहा है, और कुछ मेथड्स आ रहे हैं जिसके आधार पे हम इसका विश्लेषण करेंगे, वही उसी को हम इकोनोमेट्रिक्स कहते हैं। ये पॉल सैमुअल्सन ने दिया, और आगे देखते हैं क्या बातें उभर कर सामने आ रही हैं इकोनोमेट्रिक्स के बारे में। इकोनोमेट्रिक्स अर्थमिति जो है वह मुख्य रूप से आर्थिक माप करता है, किसका, आर्थिक चरों का, आर्थिक जो हमारे लॉज हैं, थ्योरीज हैं, और भी जो हमारे नियम हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, उसका मेजरमेंट है, एम्पिरिकल मेजरमेंट। इकोनोमेट्रिक्स इज कंसर्न विद द एम्पिरिकल डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लॉज। तो ये बात हो गई कि कोई भी नियम जो हम अर्थशास्त्र में पढ़ें, ढेर सारे नियम पढ़ते हैं, कंजम्पशन का है, इनकम का है, इसके बाद एंजल जो हम लॉ पढ़ते हैं, ऐसे पब्लिक फाइनेंस में ढेर सारे हम नियम पढ़ते हैं, तो उन सब का एम्पिरिकल वेरिफिकेशन करना है। इकोनोमेट्रिक्स इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ, जो मैंने समझा कि इकोनॉमिक थ्योरी प्लस मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स प्लस इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स प्लस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, तो ये चार चीज़ों का कॉम्बिनेशन इकोनोमेट्रिक्स होता है। ये बात ध्यान रखना है, याद रखना है दिमाग में कि ये तीन चार चीज़ें जो हैं इस सब को मिला दें तो इकोनोमेट्रिक्स कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, आपको परिभाषा याद नहीं हो यदि तो ये बातें, और भी इसको सिंपल भाषा में करना है तो इकोनोमेट्रिक्स में सिर्फ इतने ही याद रखना, इकोनॉमिक्स प्लस मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स। ये तीन चीज़ें यदि आपको याद हैं तो आपको पता रहेगा कि इकोनोमेट्रिक्स में क्या होता है। इकोनॉमिक्स क्या बताता है, इकोनॉमिक्स का थ्योरी बताता है, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक क्या करता है, ये कुछ मेथड के द्वारा इसको वेरीफाई करता है, या फिर कोई पॉलिसी इम्प्लीकेशन देता है, या जो भी इसको वेरिफिकेशन करना है जो क्वांटिटेटिव रूप में, वो ये लोग करते हैं। इसलिए इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए हम लोगों को मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स
मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और साथ में स्टैटिस्टिक, ये दो जो पेपर होते हैं इकोनॉमिक्स में, इसकी जानकारी हमको, इसकी जो बेसिक नॉलेज है वो हमको रखना पड़ेगा। व्हाट आर द गोल्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स? क्या गोल है भाई? इकोनोमेट्रिक्स हेल्प अस टू अचीव द फॉलोइंग 3 गोल्स। क्या करता है? जज द वैलिडिटी ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज। कोई भी इकोनॉमिक थ्योरी है उसका वैलिडिटी कि वो आज की डेट में भी लागू करता है कि नहीं। जैसे लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, एक बढ़ता है तो एक घटता है, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगा, डिमांड। तो ये आज भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो इसको हम आंकड़ों के द्वारा वेरीफाई करते हैं। एक काम तो ये करता है, सप्लाई द न्यूमेरिकल एस्टिमेट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप विच मे बी देन यूज्ड फॉर द सम साउंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये भी काम करता है कि कोई भी हमारा इकोनॉमिक थ्योरी हो, सपोज कि हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन इज फंक्शन ऑफ इनकम, तो इसमें जो हम कोफिशिएंट निकालते हैं कि एमपीसी होता है, आगे हम देखेंगे, तो ये सब एमपीसी वगैरह हो गया या हमारा मल्टीप्लायर हो गया, और ऐसे ही टैक्स रिलेटेड जो हमारा होता है जो इम्पोर्टेंट कोफिशिएंट्स, उस सब के बारे में निष्कर्ष निकालना और इकोनॉमिक एस्टीमेट या कह लीजिए संख्या में माप पता करके उसको हम फ्यूचर में एप्लीकेशन के लिए यूज करने के लिए, ये भी इसका गोल है इकोनोमेट्रिक्स का। फोरकास्ट द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इकोनॉमिक मैग्नीट्यूड विथ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये भी करते हैं कि भविष्य में क्या होगा कि किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो इसकी मांग कितना बढ़ सकती है, या अभी कीमत बढ़ रही है तो इसकी मांग कितना घट सकती है। तो इस सब के बारे में हम भविष्यवाणी भी करते हैं, यानी इकोनोमेट्रिक्स एक तरीके से कह लीजिए फ्यूचर फोरकास्टिंग भी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए फोरकास्टिंग भी करता है। तो ये 2-3 इसके गोल हैं जो अल्टीमेटली ये काम करता है। अब हम लोग कई बार बात करते हैं कि भाई हम लोग इकोनॉमिक्स तो पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, पब्लिक फाइनेंस, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, लेकिन ये इकोनोमेट्रिक्स जो है पढ़ना क्यों ज़रूरी है? ये इकोनोमेट्रिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और साथ ही इसको अलग से क्यों पढ़ा जाता है? इसी किसी पेपर में तो क्यों नहीं पढ़ लेते हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, बाकी इतने ढेर सारे पेपर, हेल्थ इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, तो हम इसको अलग तरीके से क्यों पढ़ते हैं? तो इसका भी कारण है। वो क्या कारण है हम आपको आगे आने वाले स्लाइड में बताते हैं। इकोनॉमिक थ्योरी हमको क्या बताता है? ये केवल हमको स्टेटमेंट बताता है किसी लॉ के बारे में या किसी थ्योरी के बारे में कि किसी पर्टिकुलर जो थ्योरी है उसका क्या स्टेटमेंट, कहना क्या है। तो वो जो कुछ भी कहता है वो क्वालिटेटिव नेचर का होता है, वो क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं होता है। मांग और कीमत और क्वांटिटी के बीच इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ऐसे ही कंजम्पशन फंक्शन के बारे में कि जो कंजम्पशन है वो इनकम पर निर्भर करता है। ऐसे ही और हम क्या ले सकते हैं? लाफर करो, आय और जो कर के पीछे फलाना संबंध होता है, तो उसको क्या ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट को जो इकोनॉमिक थ्योरी दिया, उसको हम कितना या कह लीजिए संख्या में क्या निकाल सकते हैं क्या? तो नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको इकोनोमेट्रिक्स को एक अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इकोनॉमिक जो थ्योरी है उसका न्यूमेरिकल मेजरमेंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इज टू एक्सप्रेस इकोनॉमिक थ्योरी इन मैथमेटिकल फॉर्म विदाउट एम्पिरिकल वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरी, वाइल इकोनोमेट्रिक्स इज मेनली इंटरेस्टेड इन द लेटर। आप देखिए कि जो हम अभी ऊपर पढ़े कि 3-4 चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है, क्या? इकोनोमेट्रिक्स किसका किसका? इकोनॉमिक थ्योरी का, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक का, और एक और था। तो इन सब 3-4 चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, तो मैथमेटिकल अगर इकोनॉमिक्स भी पढ़ें तो यह भी नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा कि पूर्ण रूप से एम्पिरिकल वेरिफिकेशन, यानी कि किसी भी थ्योरी का जो सत्यता की जांच है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स भी नहीं कर पाता है, इकोनॉमिक थ्योरी भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे में यह काम कौन करता है? इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स ही यह काम करेगा। तो इस लिहाज से भी हमको एक अलग विषय के रूप में पढ़ना पड़ेगा। और साथ में जो कलेक्टिंग डाटा हम लोग कलेक्शन करते हैं,
और इसके साथ ही उसका प्रोसेसिंग करते हैं, टेबुलेशन करते हैं, वो ढेर सारा काम करते हैं। तो वो भी इसमें आता है। जैसे एक इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक है, अगर हम इसके द्वारा अध्ययन करें तो इज मेनली कंसर्न विद द कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटिंग द इकोनॉमिक डाटा, ये काम कर देगा। बट इट डज नॉट कंसर्न विद यूजिंग कलेक्टेड डेटा टू टेस्ट इकोनॉमिक थ्योरीज, ये भी नहीं काम कर पाता। इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक जो है यह भी थ्योरी को टेस्ट नहीं कर पाता है कि कोई थ्योरी सही है या अभी तक सत्य है कि नहीं। जैसे फिलिप्स कर्व है, तो वो भी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच जो रिलेशनशिप बताता है वो आज भी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, या उन्होंने जब जिस पर्टिकुलर देश के लिए बताया था केवल उसी देश के लिए, इंग्लैंड या अमेरिका या जिस देश के लिए उन्होंने बताया, क्या केवल उसी देश के लिए वो वेरी करता है, सही है, या बाकी देशों के लिए भी वो मुद्दा सही है, ये भी वेरीफाई करना है। तो इसके लिए हमको अलग से सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में इकोनोमेट्रिक्स को पढ़ना पड़ता है। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक, इट प्रोवाइड्स मेनली ऑफ टूल्स फॉर इकोनॉमिक स्टडीज, ये टूल प्रोवाइड करता है कि इकोनॉमिक्स का जो भी थ्योरी है उसको हम आसानी से अध्ययन कर सके। बट इकोनोमेट्रिक्स सप्लाइज द लायर लेटर विथ मेनी स्पेशल मेथड ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डाटा, हमको जो भी इकोनॉमिक डाटा है उसको कुछ मेथड प्रोवाइड करता है कि हम इस मेथड से इस आर्थिक जो हमारा सिद्धांत है उसको हम पढ़ सके। और साथ ही एक होता है इकोनॉमिक मॉडलिंग, इकोनॉमिक मॉडलिंग। तो मॉडल कैसा बनाएंगे, किसी भी समस्या के लिए एक मॉडल बना दिए और वो मॉडल आपको उस समस्या का पर्टिकुलर समाधान निकाल पाए, ऐसा भी दावा किया जाता है। क्योंकि जैसे कोई अगर उदाहरण ले, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कोई अगर मॉडल शुरू करे, जैसे बीज बोने का कोई अभी खास करके मशीन आता है, तो वो ऐसा मशीन डिजाइन कर दिया कि इसमें बीज डालोगे तो इतने इतने दूरी पर आपका बीज खेत में पड़ जाएगा। तो वो एक मॉडल आ गया एग्रीकल्चर के लिए। ऐसे ही इकोनोमेट्रिक्स में भी कोई ऐसा मॉडल डेवलप कर दीजिए कि इसमें आपने डाटा भरा और साथ में रिजल्ट आ जाए और वो रिजल्ट हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ये भी काम इसमें होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि जो इकोनोमेट्रिक्स है उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो कई कारण हैं। ये न्यूमेरिकल एस्टीमेट प्रोवाइड करता है, ये एम्पिरिकल वेरीफाई करता है एम्पिरिकली जो किसी भी थ्योरी को, और भी टूल्स के माध्यम से, थ्योरी के वैलिडिटी के माध्यम से, किसी रीजन विशेष के बारे में अगर कोई थ्योरी लागू होता है तो वो सब चीज़ों को ये टेस्ट इससे किया जा सकता है। इसलिए हम इसको अलग तरीके से पढ़ते हैं। इसमें दिया है इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। एक इकोनॉमिक थ्योरी शामिल है, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स शामिल है, इसमें इकोनॉमिक स्टैटिक्स शामिल है और मैथमेटिक्स स्टैटिक्स शामिल है। तब इसमें थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक स्टैटिस्टिक दोनों में थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, बट फिर भी ये इसमें शामिल है। तो इकोनोमेट्रिक्स पढ़ने के लिए हमको क्या क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक थ्योरी का ज्ञान होना चाहिए, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना चाहिए, इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक का ज्ञान होना चाहिए और मैथमेटिक स्टैटिस्टिक। इतनी बातें हमको पता रहेगी, तब हम इकोनोमेट्रिक्स के बारे में भी अध्ययन कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ट्रेडिशनली ये दो टाइप का माना गया है, एक थ्योरेटिकल होता है और दूसरा है अप्लाइड। थ्योरेटिकल में क्या बातें होती हैं, थ्योरेटिकल में ये बातें किससे संबंधित है, डेवलपमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड्स फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्पेसिफाइड बाय इकोनोमेट्रिक मॉडल्स। ये कुछ बातें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है इकोनोमेट्रिक्स का, जो थ्योरेटिकल टाइप है, वो हमको किसी भी इकोनॉमिक्स के थ्योरी या लॉ के बारे में हमको एक मेथड प्रोवाइड करता है, कह लीजिए, जो कि इकोनॉमिक्स के जो चर होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनके बीच रिलेशनशिप क्या है, और उस रिलेशनशिप के आधार पर ये एप्रोप्रिएट मेथड की खोज करते हैं और उसी मेथड के आधार पर उस समस्या विशेष के बारे में अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे, दिस टाइप ऑफ इकोनोमेट्रिक्स डिपेंड्स मच ऑन मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सिंगल इक्वेशन एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन टेक्निक, द मेथड्स ऑफ यूज्ड फॉर मेजरिंग इकोनॉमिक रिलेशनशिप।
तो ये खास करके आपके मेथड देता है किसी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है। और दूसरा आपका हो गया है अप्लाइड। अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स क्या बताता है? इट डिस्क्राइब द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। इकोनॉमिक जो हमारा रिसर्च करते हैं उसके प्रैक्टिकल वैल्यू के लिए अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स का प्रयोग करते हैं। कोई थ्योरी है और उस थ्योरी के बारे में यदि हमने एम्पिरिकल वेरिफिकेशन कर लिया और अप्लाई कर दिए और उसके बाद हमारे रिजल्ट आने शुरू हो गए तो उसको बोलते हैं अप्लाइड इकोनोमेट्रिक्स। जबकि पहले वाले में क्या था कि हमने रिजल्ट नहीं लाए हैं, केवल थ्योरेटिकली ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या रोड मैप होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स तो पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे भाई? इसके ये स्टेप्स हैं कि पहला क्या स्टेप दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। सबसे पहला बात है कि जो अर्थशास्त्र में जो भी थ्योरी दिया हुआ है उसका क्या स्टेटमेंट, वो कहना क्या चाह रहा है, क्या कहता है, उसके बारे में हमको ध्यान रखना है, उसको पहले लेंगे। उसके बाद स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल, उस थ्योरी का हमको मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। उसके बाद है स्पेसिफिकेशन ऑफ द इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब उसी मॉडल में थोड़ा हमको और अपडेट करना है, जैसे विंडोज़ 10 के बाद 8 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद फिर आएगा, तो उसी तरीके से इस मॉडल को हमको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके इकोनोमेट्रिक मॉडल के रूप में बनाएंगे। उसके बाद हमको आंकड़ों को एकत्रित करना है। उसके बाद है एस्टिमेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब हमको इसका अनुमान लगाना है, इकोनोमेट्रिक मॉडल के आधार पर डाटा का फिट करके हमको इसमें अनुमान लगाना है कि या रिजल्ट प्राप्त करना है। और उसके बाद हमको जो उस थ्योरी का बारे में हमने ये पहला स्टेटमेंट लिया कि यह थ्योरी क्या कहता है। सपोज अगर लॉ ऑफ डिमांड है तो देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, तो ये कहता है। अब इसके बाद हमने डाटा इकट्ठा किया और उसको टेस्ट किया। अब ये हाइपोथेसिस के द्वारा हम टेस्ट करेंगे कि बातें जो पहले थ्योरी ने कहा था वही आ रही है या उससे कुछ अलग आ रहा है। ये बातें हमको हाइपोथेसिस टेस्टिंग में पता चलेगा। अब यदि वही बातें आ रही है तो वो थ्योरी एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्ट करके फॉरकास्टिंग या प्रेडिक्शन होगा, यानी कि भविष्यवाणी होगा, क्या बातें हो सकती हैं क्या नहीं हो सकती, इसके माध्यम से होगा। दूसरा है कि यदि वो थ्योरी रिजेक्ट हो जाती है कि नहीं ये लॉ ऑफ डिमांड तो ऐसा ऐसा कहता था लेकिन हमने जो आंकड़ा एकत्रित किया वो हमको कुछ और चीज़ बता रहा है, तो हम उस थ्योरी को रिजेक्ट करके फिर अपनी एक अलग भविष्यवाणी हम बताएंगे। और ये अगर खास करके पॉलिसी से रिलेटेड है तो इस जो मॉडल हमने बनाया, जो मॉडल हमने निकाला, जो भी डाटा एकत्रित किए उससे जो रिजल्ट निकाले, हमने उसको किसी भी पॉलिसी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। अब इस जो मेथोडोलॉजी हमने पढ़ा उसका एक उदाहरण के साथ हमने देख लेना है कि इकोनोमेट्रिक्स कैसे काम करता है। पहला था कि स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। मेथोडोलॉजी का जो पहला हिस्सा हमने अभी देखा ऊपर वो था कि स्टेटमेंट ऑफ थ्योरी और हाइपोथेसिस। अब एक हमने लिया कि केन्स ने एक बात कही थी, क्या कहा था उन्होंने, कंजम्पशन इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम। यही बात है इनका कि इन्होंने कहा कि आय के साथ साथ उपभोग भी बढ़ता है लेकिन जो कंजम्पशन जो बढ़ता है दैट इज लेस देन किसके, जो हमारा इनकम में वृद्धि हुआ। ये इन्होंने बातें कही। इसका मतलब हुआ द मार्जिनल प्रोपेंसिटी to consume MPC for a unit change in income is greater than 0 but less than unit। यानी कि यदि किसी भी उपभोक्ता का आय 1 यूनिट बढ़ता है तो ये कंजम्पशन जो है पूरी 1 यूनिट नहीं बढ़ता है, वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम बढ़ता है, 1 से कम बढ़ता है। यहीं इसी में कहीं 0.60 या 0.7 या जो कुछ भी आएगा तो उसके बीच में रहता है। ये क्या कह रहा है, थ्योरी कह रहा है। अब दूसरा स्टेप हम देखते हैं इसमें क्या है। मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में दूसरा स्टेप है स्पेसिफिकेशन ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ द थ्योरी।
अब वो थ्योरी में ऐसी बातें कही गई, अब हम इसको मैथमेटिकल स्वरूप में ले आना चाह रहे हैं। तो मैथमेटिकल में हमने क्या लाना है कि y इक्वल टू बीटा वन प्लस बीटा टू एक्स। अब यहाँ y क्या है, कंजम्पशन है, और x क्या है, इनकम है। यानी जो कंजम्पशन है, अभी चाहे किसी व्यक्ति विशेष का ले लीजिए, चाहे देश विशेष का लेंगे, देश का लेंगे तो x की जगह हमको क्या लेना पड़ेगा, जीडीपी, जो देश की इनकम है और देश का जो कंजम्पशन है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का, उसके बीच हम संबंध देखेंगे। वहाँ पर भी ये थ्योरी लागू होता है, और व्यक्ति विशेष के भी आधार पे। तो यहाँ जो इनको कहना था, एमपीसी जो होता है ये होता है एमपीसी बीटा टू, और बीटा टू ये कह रहे हैं इस थ्योरी के अनुसार 0 से अधिक और 1 से कम होगा। अब अभी अगर जो विद्यार्थी पहली बार देख रहे होंगे कि उनको बीटा टू नहीं समझ में आ रहा होगा, तो बीटा टू के लिए आपको समझना कैसा है, हम नेक्स्ट आपके इसमें दिखाते हैं कि बीटा टू जो बता रहा है कि द बीटा टू मेजर्स द एमपीसी कंजम्पशन इज लीनियरली रिलेटेड टू इनकम। द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कंजम्पशन फंक्शन, ये भी जानते हैं हम लोग। द वेरिएबल अपीयरिंग ऑन लेफ्ट साइड यानी कि कंजम्पशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड राइट साइड इज ए इनकम दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम लोग क्या पढ़ते थे, जो कंजम्पशन फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कंजम्पशन इज ए फंक्शन ऑफ क्या है, इनकम है, या इसके साथ भी और भी कुछ हो सकता है। तो ये जो रिलेशनशिप है, आदमी उपभोग करता है, वह उसका उपभोग किस पे निर्भर करता है, सी, किस पे, वाई पे। तो यहाँ पर जो दिखाया गया है कि ग्राफ में देखिएगा, इधर इनकम दिखाया गया है और इधर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिखाया गया है। तो कोई भी व्यक्ति जब उसका आय शून्य है, यानी ओ पॉइंट पे 0 आय है, तो वो उसका कंजम्पशन कहाँ है, अगर इस लाइन के अनुसार देखें तो यहाँ पर है। क्यों, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी इनकम नहीं प्राप्त कर रहा है, फिर भी कुछ खाएगा जरूर, और वो खाएगा तो यदि कोई व्यक्ति खाएगा तो उसके साथ साथ इतना, यानी कि बीटा वन जो कंजम्पशन है वो होता है, उसको जिंदा रहने के लिए उसको खाना आवश्यक है। तो ये बीटा वन क्या हो गया, ऑटोनॉमस कंजम्पशन जिसको हम बोलते हैं। आय नहीं है फिर भी हम उपभोग कर रहे हैं, लेकिन जैसे अब यहाँ से आय बढ़ते गया इधर, तो हमारा कंजम्पशन इधर बढ़ना शुरू हो गया। अब इस कंजम्पशन जो हमने एमपीसी निकाला वो होता है, एमपीसी बराबर क्या होता है, एमपीसी बराबर क्या होता है, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, यही होता है, हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर क्या देखें कि चेंज इन इनकम यहाँ से यहाँ तक हुआ, और चेंज इन कंजम्पशन यहाँ से यहाँ तक हुआ, इस लाइन में यहाँ दिखाया गया है। फिर से देख सकते हैं आप, फिर से देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है यहाँ पर, इधर चेंज इन इनकम और इधर चेंज इन कंजम्पशन, तो इस दोनों के रेशियो जो डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई लिखा गया, इसको बोलते हैं एमपीसी। और इस एमपीसी का मान केन्स के थ्योरी के अनुसार 0 और 1 के बीचों बीच होता है, यानी आय बढ़ने पर यह व्यक्ति उपभोग पूरा नहीं बढ़ाता है, बल्कि वह 0 और 1 के बीच में बढ़ाता है। अगर ये फिगर से भी देखें तो हमको पता चल जाएगा कि आय हमारा अधिक बढ़ा है, लेकिन कंजम्पशन थोड़ा उससे कम बढ़ा है। तो आइए नेक्स्ट हम स्टेप देखते हैं। मैथमेटिकल मॉडल के बाद हमने देखना है कि अगला स्टेप जो इकोनोमेट्रिक्स के मेथोडोलॉजी में है वो क्या है। मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स में स्पेसिफिकेशन ऑफ इकोनोमेट्रिक मॉडल। अब उस जो हमने मैथमेटिकल मॉडल पढ़ा था उसको हमने किस में फॉर्मेट में बना दिया, इकोनोमेट्रिक मॉडल में। इकोनोमेट्रिक मॉडल में क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि जब भी हम लिखते हैं यहाँ पर y जो है कंजम्पशन है और x जो है इनकम है, ये बात का ध्यान रखना है। तो हम जब भी कंजम्पशन फंक्शन पढ़ते हैं, अगर सपोज y इज ए कंजम्पशन, तो फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, x, यानी इनकम, x इनकम हो गया। और इनकम के साथ साथ ये और भी चीज़ों पे निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के पास वेल्थ कितना है, उस व्यक्ति का टेस्ट कैसा है, किसी वस्तु को लेकर के वो खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, मार्केट में प्राइस क्या है, या और भी ढेर सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिस पर कि उसका कंजम्पशन निर्भर करता है।
तो चूंकि यहाँ केन्स ने केवल एक ही फैक्टर की बात किया इनकम के बारे में, तो इनकम के साथ साथ ये जितने हमारे और अन्य फैक्टर जो बच गए, जिसको कि हम इस फंक्शन में नहीं लिए हैं, इस थ्योरी में नहीं लिए हैं, वो भी उसके कंजम्पशन को प्रभावित करेगा। और उन सभी के प्रभाव को यहाँ पर इकोनोमेट्रिक मॉडल के रूप में U1 के रूप में लिया गया है। यानी कि जो U1 है, यहाँ आप देखिए U1 क्या लिखा है, इज द एरर टर्म ऑफ द इक्वेशन। एरर टर्म क्या होगा कि भाई इस इक्वेशन में कुछ तो गड़बड़ी आएगी। कैसे गड़बड़ी आएगी? क्योंकि ये जो इक्वेशन है दैट इज नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। दोनों के बीच एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन को प्रभावित करने वाले आय के अलावा ढेर सारे हमने जो इधर फैक्टर गिनाए वो भी प्रभावित करते हैं, जिसको कि इन्होंने U1 में शामिल कर लिया कि बाकी सबका प्रभाव इधर U1 में रहेगा और सिर्फ हमको प्रभाव किसका देखना है, इनकम का आय पर, वही हमको प्रभाव निकालना है। इसको बोलते हैं इकोनोमेट्रिक मॉडल। हमको मैथमेटिकल मॉडल को इकोनोमेट्रिक मॉडल में परिवर्तित कर लिए। अब आ जाइए मेथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स के नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है भैया, ऑब्टेनिंग डेटा। हम आंकड़ों को एकत्रित करें तो दो हमारे पास चर थे, कौन, एक y क्या था वो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा था x यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हमने आंकड़ा लिया है बुक से, तो इसको हम देखते हैं, शायद गुजराती वाले बुक में था इकोनोमेट्रिक्स में। तो ये आंकड़ा हमने लिया, x जो है क्या है, कंजम्पशन, और y इनकम है। जब व्यक्ति की इनकम जो है 3776.3 रुपया है या डॉलर है, तो उस समय इतना डॉलर उसका कंजम्पशन है। कब? 1980 में। ऐसे ही ऐसे हमने 1991 तक का आंकड़ा ले लिया। इधर इनकम हो गया और इधर एक्सपेंडिचर हो गया। हमने ले लिया 10 साल का आंकड़ा। तो चौथा हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब हमारा पांचवा स्टेप क्या है कि उसका अनुमान लगाना। क्या चीज़ का? कि ये जो हमारे अभी हम उधर पढ़े थे y इज एक इक्वेशन पढ़े थे, β1 प्लस β2 और इधर x। ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन था जो किसके द्वारा दिया गया, किन्स के द्वारा। तो किन्स के अनुसार जो कंजम्पशन फंक्शन दिया गया, तो ये β1 का और β2 का हमको अनुमान लगाना है। कैसे लगाएंगे? अब इसमें हमने उपयुक्त मेथड का प्रयोग किया। पहले हमने पढ़ा था ना इकोनोमेट्रिक्स में हम कुछ मेथड लगाएंगे, तो मेथड कौन सा लगा, रिग्रेशन लगा, या OLS ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर लगा दिए। जो भी रिग्रेशन लगा करके हमने ये आपका इक्वेशन लाए। यहाँ देखे होंगे जो y के बगल में एक आपको हेड टाइप का दिख रहा है, ये इधर, इसको यहाँ होना चाहिए, ये y के ठीक ऊपर। ये थोड़ा सा दाहिने साइड भाग गया है और y के ऊपर हेड लगा दिया, मतलब ये एक एस्टिमेशन दिखा रहा है। यानी इस मॉडल का जो हमने पहले लिया था उसका एस्टिमेटेड वैल्यू, अनुमानित मूल्य क्या आया। तो ये β1 इतना आया। ये माइनस में क्यों दिखा रहा है? माइनस में दिखा रहा है इसलिए क्योंकि जब व्यक्ति कोई भी उसका इनकम नहीं होता तो जो कंजम्पशन करता है वो अपने आय से नहीं बल्कि या तो उधार लेकर के या किसी अन्य प्रकार से वो कंजम्पशन करता है, जो कि माइनस में दिखा रहा है। और इधर ये प्लस में है, यानी कि आय बढ़ने के साथ साथ उसकी जो कंजम्पशन बढ़ रही है। अब देखिए MPC क्या आ रहा है, यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लगभग 0.72 आ रहा है। इट मीन्स दैट फॉर द सिंपल पीरियड व्हेन रियल इनकम इंक्रीजेज $1, जब $1 आय बढ़ती है तो लेड ऑन एवरेज रियल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज अबाउट 72 सेंट्स। अगर इसको रुपए में कहा जाए तो ₹1 यदि इनकम बढ़ता है तो 0.72 पैसा उसका उपभोग में वृद्धि होता है। या कह लीजिए कि जो बाकी 28 पैसे बच गए उसको वो सेव भी कर सकता है या किसी अन्य कारणों से वो दूसरे जगह इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब इसका हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे। जो मेथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स का अगला स्टेप आ गया, मेथोलॉजी क्या हो गया, वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर द एस्टिमेट्स अकॉर्ड विद द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द थ्योरी दैट इज बीइंग टेस्टेड। अब हमको ये देखना है, टेस्ट करना है कि MPC जो आया वो 0 से अधिक और 1 से कम है कि नहीं है। तो हमने पता चला कि ये जो MPC आया ये 0 से अधिक है और
कि 1 से कम है। इसका मतलब जो थ्योरी केन्स ने कहा था वो आज भी लागू हो रहा है कि व्यक्ति का कंजम्पशन यदि इनकम यदि बढ़ता है तो उसका कंजम्पशन भी ये बढ़ता है, लेकिन उसके आय से थोड़ा कम बढ़ता है। तो ये इसका जो थ्योरी था वो प्रूफ हो गया। अभी इसमें कैसे रिग्रेशन लगता है वो सब बहुत आगे की बातचीत होगी उसमें, लेकिन ये अभी हमने शुरुआती आपको एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझाना चाह रहे हैं कि इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है। बहुत लोग घबराए रहते हैं, नहीं समझ में आता है। तो अगला जो स्टेप है मेथोलॉजी ऑफ इकोनोमेट्रिक्स, ये इसमें 7वां स्टेप है फोरकास्टिंग और प्रेडिक्शन। अब इसमें हम भविष्यवाणी कर सकते हैं आगे के लिए विद द गिवन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एक्स व्हाट इज़ द फ्यूचर वैल्यू ऑफ वाई। जो एक्स की वैल्यू हमने दिया है उसके आधार पर वाई की वैल्यू यानी कि जो कंजम्पशन होगा फ्यूचर में और क्या हो सकता है। 91 तक तो डाटा लिए थे, अब 1992, 93, 94 के लिए क्या हम अनुमान निकाल सकते हैं। तो उसके आधार पे इसको भी हम एक जो बोलते हैं ना मैथमेटिकल टूल या मैथमेटिक्स के आधार पे स्टैटिस्टिक का यूज करके हमने इसको भी निकाल लेना है कि हम फ्यूचर में हमारा कंजम्पशन क्या हो सकता है। ये भी फोरकास्टिंग करने का जो स्टेप है वो 7वां स्टेप इकोनोमेट्रिक्स में दिख रहा है। तो ये काम भी इकोनोमेट्रिक्स में होता है, थ्योरी के द्वारा आधार पर हम भविष्य की भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब इसी मॉडल का हम लोग कैसे सरकार के लिए या व्यक्ति के लिए या किसी कंपनी के लिए या किसी संस्था के लिए पॉलिसी जो बनाती है उसमें कैसे योगदान दिया जा सकता है। तो सरकार को बताया जाएगा कि भाई इनकम इतना बढ़ रहा है तो कंजम्पशन भी उसके हिसाब से ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, तो सरकार उसके हिसाब से अपनी ढेर सारी पॉलिसी को अपडेट करेगी। टैक्स पॉलिसी अपडेट कर लेगी कि भाई इतना कंजम्पशन है तो व्यक्ति कितना सेविंग करता है, उसके साथ ही वो सेविंग इंस्ट्रूमेंट सरकार जारी कर सकती है, उसके साथ वो टैक्स रेट में रिवीजन अपना कर सकती है, या जब जानती है कि सरकार की व्यक्ति का उपभोग इतना औसतन है तो किसको हम क्या अपने तरफ से हेल्प करें या नहीं करें, वो उसकी ढेर सारी जो पॉलिसी गवर्नमेंट की वो उस पर निर्भर करते हैं। या यही मॉडल कहीं कोई कंपनी यूज कर रहा है कि भाई हमारा जो कोई वाटर सप्लाई है, आजकल ढेर सारा वाटर सप्लाई होता है जो प्यूरीफायर आता है, तो उसके लिए भी कई मॉडल प्रयोग किए जा सकते हैं कि लोग कितना उसका उपभोग कर रहे हैं, कैसे उससे कितना सेटिस्फाइड है। तो ये सब भी इस मॉडल में बनाया जा सकता है। तो ये हमने ऊपर बताया कि फोरकास्टिंग होगा, प्रेडिक्शन हो सकता है, यूज ऑफ मॉडल फॉर पॉलिसी कंट्रोल ये भी हो सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट कैन मैनिपुलेट द कंट्रोल वेरिएबल एक्स प्रोड्यूस अ डिजायर लेवल ऑफ टारगेट वेरिएबल वाई। ये ढेर सारा मैनिपुलेशन भी इसमें संभव है और यही हमारे जो इकोनोमेट्रिक्सियन हैं आजकल करते भी हैं। तो इस प्रकार यदि हम कंक्लूजन में समझें, कंक्लूजन के आधार पे, तो हमने इकोनोमेट्रिक्स में क्या क्या करना है, एक इकोनॉमिक थ्योरी समझना है, मैथमेटिकल मॉडल इसमें यूज होता है, इकोनोमेट्रिक मॉडल यूज होता है, डाटा कलेक्शन होता है, एस्टिमेशन होता है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, फिर फोरकास्टिंग होगा, फिर उसके बाद एप्लीकेशन या पॉलिसी कंट्रोल के लिए बातें होती हैं। तो ये इतनी स्टेप्स जो है एक के बाद एक, अगर आप देखें यहाँ एरो के माध्यम से भी दिखाया गया है कि एक के बाद एक कौन से हमारे स्टेप लेना है, और इस पूरे स्टेप के द्वारा हमको इकोनोमेट्रिक्स का एक एक बात आज पता चल गई। अब यदि कोई कहता है कि इकोनोमेट्रिक्स कठिन विषय है तो हम उसको नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ हमको इसके साथ साथ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक और इकोनॉमिक्स थ्योरी ये तीन चीज़ें को हमको याद रखना है और उसको समझना है, और ये सब 3-4 विषय का यदि हमको ज्ञान रहेगा तो हम इकोनोमेट्रिक्स आसानी से समझ सकते हैं। तो आप सभी को अब फिर धन्यवाद देने का वक्त आ गया है, और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इन फ्यूचर शायद आपको और बेहतर अच्छे तरीके से कुछ बातें समझा पाऊँ अपनी।